गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज पुनः हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पीरियोडिक टेबल पर चर्चा करेंगे और पीरियोडिक टेबल पर जो हम लोग विस्तार से एक्सपेंशन लेवल से जो हम लोग जिस टॉपिक्स को जिस क्वेश्चन को अपने पठन पाठन में जगह देंगे वह एक्सरसाइज का प्रश्न है। डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है कंपेयर एंड द कंट्रास्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमको यह कंपेयर करना है कंट्रास्ट द अरेंजमेंट, दोनों में क्या क्या असमानता है। हम लोगों को असमानता के संदर्भ में व्याख्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे और समानता। अरेंजमेंट में क्या क्या असमानताएं हैं इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेंडलिफ ने कहा था कि अगर एटॉमिक मास का पता चल जाता है तो एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज का व्याख्या करना आसान होता है। लेकिन मेंडलिफ के समय में मात्र 63 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट थे। पीरियोडिक टेबल को बनाने में, पीरियोडिक टेबल के बनाने में मेंडलिफ ने एटॉमिक मास को अपना बेस बनाया और उसने कहा ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास। कहने का मतलब कि अगर बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर उसे सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों का रिप्टेशन होगा, समान गुण वाले तत्वों का रिप्टेशन होगा। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चूंकि न्यू हाइपोथेसिस मेंडलिफ के पहले भी बहुत सारे हमारे केमिस्ट ने किया, लेकिन सफलता एक सीमित तक मिली। मेंडलिफ ने जो हाइपोथेसिस किया, हमारे मॉडर्न केमिस्ट इनके हाइपोथेसिस में, इनके डिफिनेशन में चेंजिंग कुछ नहीं किया, केवल एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर दे दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस स्थान रखता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक नंबर का पता लग जाने से एक एलिमेंट्स के संदर्भ में बहुत सारा व्याख्यान, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। दूसरा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल द एनोमाइल ऑफ मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल आर द रिमोट। मेंडलिफ ने अपने टेबल को बनाते समय उनसे जो भी विसंगतियां हुई थी, जैसे अधिक परमाणु भार वाले को कम के पहले रख देना, हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण रखना, बहुत सारे विसंगतियां जो थी उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव करने का प्रयास किया गया है। हद तक, एक चरम सीमा तक उसको रिमूव किया गया है। नंबर 3, इन मेंडलिफ टेबल देयर इज ए नो प्लेस ऑफ इनहर्ट गैसेस। मेंडलिफ ने जिस समय टेबल का फॉर्मेशन कर रहा था, मेंडलिफ ने जिस समय टेबल का फॉर्मेशन कर रहा था उस समय इनहर्ट गैसों की खोज नहीं हुई। बाद में जब इनहर्ट गैसों की खोज हुई तो मेंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में
किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए बिना उसको अंत में अंतिम ग्रुप में अरेंजमेंट कर दिया गया, जिसे शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप के नाम से जानते हैं। मेंडलीफ ने जो भी अपना फॉर्मेशन किया, फॉर्मेट तैयार किया, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया। चूंकि मेंडलीफ के समय में इनहर्ट गैसों की खोज नहीं हो पाई थी, इसलिए इसके बारे में इस संदर्भ में वो हाइपोथेसिस भी नहीं किया था। लेकिन बाद में जब इनहर्ट गैसों की खोज हुई तो मॉडर्न केमिस्ट ने इनके फॉर्मेट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया। यहाँ तक कि मेंडलीफ ने जो ब्लैंक स्थान रखा था और उसने जो भविष्यवाणी किया था, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरान, इसके अनुरूप ही भविष्यवाणी में तत्वों की खोज होगी, उनकी प्रेडिकेशन सत्य हुई। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल्स ग्रुप हैं, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18। अब चलिए, व्हिच मोर रिएक्टिव, नाइट्रोजन या फास्फोरस, सबसे रिएक्टिव कौन है? डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का 15। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 2, 5, इसको अगर निकालते हैं तो 2, 8, 5, दोनों का बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन फिर भी आप क्या प्रेडिकेट कर सकते हैं, इसमें मोर रिएक्टिव कौन होगा? इसमें मोर रिएक्टिव कौन होगा? आप किसे मोर रिएक्टिव कहना चाहेंगे? पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए ग्रुप में, तो नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल है। जब नॉन मेटल में हम लोग अपवार्ड से डाउनवार्ड की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटल की क्रियाशीलता बढ़ते जाती है। चूंकि फास्फोरस जो है नाइट्रोजन से डाउनवार्ड में है, फास्फोरस जो है लोअर बॉटम में है, फास्फोरस जो है वो बॉटम में है। तो चूंकि फास्फोरस की क्रियाशीलता नाइट्रोजन से अधिक होगी, फास्फोरस की क्रियाशीलता नाइट्रोजन से अधिक होगी। चूंकि उसको अगर ग्रुप में कंपेयर किया जाए तो फास्फोरस इज द बॉटम एंड द नाइट्रोजन इज द अपर। नाइट्रोजन जो है फास्फोरस से ऊपर है, जबकि पीरियोडिक टेबल में यह देखा जा रहा है कि जैसे जैसे नॉन मेटल में नीचे की तरफ जाते हैं उनकी क्रियाशीलताएं बढ़ते जाती है। व्हाट इज द काउज ऑफ द पीरियोडिक डिक्टेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स? मेंडलीफ ने भी कहा था और केमिस्ट, मॉडर्न केमिस्ट दोनों ने भी कहा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे मॉडर्न केमिस्टों का कहना है कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की प्राप्ति होगी, रिक्टेशन होगा, जिसको कि हम लोग पीरियोडिक कहते हैं, आवर्ती फलन पीरियोडिक कहते हैं। जैसे लिथियम से चलना स्टार्ट करें तो कुछ सर्टेन के बाद हमारी मुलाकात सोडियम से होगी, तो लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम से चलना हम स्टार्ट करेंगे और जब इधर से पुनः स्टार्ट करेंगे तो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद ये आपका पोटेशियम प्राप्त होगा, इसके भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। इसी संदर्भ में हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहा गया है कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए तो एक खास अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व मिलेंगे। लिथियम से स्टार्ट किए, कुछ अंतराल के बाद सोडियम मिलेगा, फिर सजाना शुरू किए, कुछ अंतराल के बाद पोटेशियम मिलेगा। क्योंकि ये तीनों एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तीनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है, तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी समान होगा। इसी संदर्भ में मेंडलीफ ने भी कहा, लेकिन वो अपना बेस बनाया एटॉमिक मास, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बनाया गया है परमाणु संख्या।
इसी को कहा जाता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती मतलब रिपीटेशन, पीरियोडिक होना। एक निश्चित अंतराल के बाद सेम गुण वाले तत्वों की प्राप्ति होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन अप टू डेट किया। 1-2 दिन और पीरियोडिक टेबल चलेगा, एक न्यूमेरिक का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चर्चा करना, उसके बाद ही हमारा समाप्त होगा। थैंक यू वेरी मच।